चलिए सुनते हैं श्रीमती गौरा पंत शिवानी जी द्वारा लिखित उपन्यास 14 फेरे का अगला भाग। अभी तक हमने सुना कि कैसे अहिल्या अपने पिता से जबरदस्ती करके अपने कॉन्वेंट स्कूल वापस चली गई है और वहाँ पर उसकी प्रिय स्टूडेंट ललिता की मृत्यु हो जाती है। अब आगे। ललिता की मृत्यु के पश्चात उसका कॉन्वेंट में मन ही नहीं लगता था। कक्षा में पहुंचती तो उसकी आंखें स्वयं उस चुलबुली जीवंत लड़की के हंसमुख चेहरे को व्यर्थ ही खोजने लगती। कमरे में लौटकर अपने को काम में आकंठ डुबोकर रख देती। कभी ढेर सी कॉपियां जांचने लगती, कभी लड़कियों के कपड़ों की लिस्ट लेकर मिलाने बैठ जाती, कभी जवानों के खाकी स्वेटर ही बिनने लगती। पर ललिता के चेहरे को वह भूल नहीं पाती। क्या रामनाथन को उसकी मृत्यु का समाचार मिल गया होगा? एक बार तो उसके जी में आया कि वह ललिता की माँ को सारी बातें लिख दे, पर वह जानती थी कि वह कितनी ही लंबी चिट्ठी लिखे, उसका एक अक्षर भी उसकी माँ के हृदय तक नहीं पहुँचेगा। कर्नल के उसके लिए 2 पत्र आ चुके थे। उसकी विवाह तिथि अचानक और आगे खिसका दी गई थी। कुमायूं के पंडितों ने किसी अज्ञात कारण से बैसाख जेठ की सभी विवाह तिथियां अशुद्ध घोषित कर दी थी। इसी से उसका विवाह फागुन अर्थात अंग्रेजी के मार्च महीने में होना निश्चित हुआ है। जैसे भी हो उसे फरवरी से पहले ही कलकत्ता पहुंचकर स्वयं अपने हाथों से अपने दहेज की तैयारियां करनी होंगी। इसी आशय का एक पत्र उन्होंने पहले भी लिखा था, पर अहिल्या चुप्पी साधे ही बैठी रही। एक दिन अचानक एक सुनहरे मोनोग्राम छपे एयरमेल के लिफाफे को देखकर उसका माथा ठनका। उसका अनुमान सत्य निकला। पत्र सर्वेश्वर का ही था। खूब बना बना कर लिखे गए कठिन अंग्रेजी के उस पत्र में अंग्रेजी साहित्य के चुने चुने शब्दों के मोतियों को बड़ी कुशलता से पिरोया गया था। लगता था कि लिखने वाले ने विशेष परिश्रम से विदेशी भाषा पर अपना अद्भुत अधिकार दिखाने का यथेष्ट प्रयास किया है। तुम्हें तो पता ही होगा, हमारे विवाह की तिथि तुम्हारे पूज्य पिताजी ने फागुन में धर दी है। मुझे इसमें कुछ आपत्ति है। मैं उन्हें लिख रहा हूँ कि तुम्हारे और मेरे ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए विवाह फागुन में ना होकर जेठ ही में होना ठीक रहेगा। फिर नाना त्रिकोण षटकोण खींच खींच कर सर्वेश्वर ने अपने ग्रहों की स्थिति दिखाकर अपना कथन पुष्ट करने की चेष्टा की थी। मैं तुम्हारे पूज्य पिताजी को भी यही लिख रहा हूँ। आशा है उन्हें मेरी बात ठीक ही लगेगी। विवाह कुमायूं में वर्जित है, कुमायूं वासियों का नहीं। हमारा विवाह कलकत्ते में होगा और बारात दिल्ली से आएगी और फिर इसमें कोई दोष नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए एक सामान्य सा उपहार भेज रहा हूँ, आशा है पसंद आएगा। तुम्हारा सर्वेश्वर। तुम्हारा पढ़कर अहिल्या को अकस्मात सिर पर ही चढ़ाई विपत्ति का ध्यान हो आया और वह सिहर उठी। आपका एक पार्सल है मिस। डोरीन एक पार्सल देकर चली गई। बड़ी सफाई से पैक किया गया एक छोटा सा पार्सल था। अहिल्या के जी में आया उठाकर वैसे ही कहीं पटक दे, पर फिर उसने बिना खोले ही बॉक्स में डाल दिया। जिस व्यक्ति से उसे जरा भी लगाव नहीं था, उसका उपहार वह क्यों ग्रहण करे? विवाह फागुन में नहीं होगा सुनकर वह कुछ समय के लिए निश्चिंत हो गई थी। एक दिन रविवार की छुट्टी मनाने वह अपनी एक पूर्व परिचिता मालिनी रंगनाथन के यहाँ जाने को तैयार हो रही थी। मालिनी उसके साथ पढ़ चुकी थी। उसके पिता का बंगलौर में भव्य बंगला था, जिसे उन्होंने पुत्री को दहेज में दे दिया था। मालिनी का पति आर्मी में ब्रिगेडियर था और कांगो में उसकी नियुक्ति हो जाने से मालिनी रंगनाथन अकेली ही अपनी सास के साथ रहती थी। उसने बड़े आग्रह से अहिल्या को बुलवा भेजा था। अहिल्या तैयार होकर कमरा बंद कर रही थी कि डोरीन उसे एक लिफाफा देकर बोली, इसे एक बाबूजी आकर दे गए हैं। मैंने पूछा था कि जवाब भी लाना होगा। बोले पता नहीं, किसी ने उनसे चिट्ठी भिजवाई है, जवाब लाने के लिए नहीं कहा। लिफाफे पर पता देखकर अहिल्या कांप गई।
मल्लिका मौसी की ही लिखावट थी। उन्हीं के बड़े करीने से घुमाकर लिखे गए शब्द थे और स्पष्ट घुमावदार लिखावट में कहीं भी संदेह के लिए स्थान नहीं था। अहिल्या ने चिपका हुआ लिफाफा बड़ी उतावली से फाड़कर चिट्ठी निकाली। खुकुमनी, जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर बड़े कष्ट में हूँ। क्या आ सकोगी? साथ में किसी को मत लाना। साउथ परेड में एक गोवनीज दांत का डॉक्टर है, डॉक्टर मिरांडा। उसकी दुकान की छत लाल खपरेल की है और सहन में कागजी फूल का बड़ा सा पेड़ है। उधर से बाईं ओर एक गली है जिसके पहले मकान पर एक बोर्ड लगा है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। उसी में मैं रहती हूँ। आज ही आ सको तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अहिल्या दुविधा में खड़ी ही रह गई। क्या करे? एक बार जाकर वह यथेष्ट सिरदर्द मोल नहीं ले चुकी है? यहाँ क्या कर रही है अब? नहीं, वह नहीं जाएगी। चिट्ठी फाड़ कर उसने फेंक दी और मालिनी के घर की ओर चल दी। मालिनी पास ही रहती थी। अहिल्या के आने का समाचार पाकर उसने अपनी सास के साथ बैठकर नाना प्रकार के दक्षिणी व्यंजन बनाकर थालियों में सजा दिए थे और बरामदे में खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। दिन भर उसने अहिल्या को अपने पति की कांगो से भेजी गई शिफॉन, जॉर्जेट और सिल्क की सुंदर साड़ियां दिखाई। कभी फौजी वर्दी में अपनी बड़ी बड़ी मूछों में मुस्कुराते पति ब्रिगेडियर रंगनाथन की तस्वीर दिखाकर वह कहती, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ अहिल्या, ऐसे पति मुझे जन्म जन्मांतर में मिले, यही मानती हूँ। कांगो के जंगलों में भटक भटक कर मुझे चिट्ठी लिखने में एक दिन की देरी नहीं करते। तेरे आने से कुछ ही देर पहले यह चिट्ठी आई है, देखूं। और ब्लाउज के भीतर मुड़ी मुड़ाई चिट्ठी निकालकर वह उसे दिखाकर फिर ब्लाउज में खोस लेती। अहिल्या अनमनी सी कभी उसकी बातें सुनती, कभी मल्लिका की चिट्ठी उसे फिर अनमनी बना देती। मालिनी से विदा लेकर वह कॉन्वेंट जाने के लिए चली तो उसके पांव स्वयं साउथ परेड की ओर मुड़ गए। जैसी भी हैं तो वही मल्लिका मासी। खुकुमनी संबोधन के साथ अहिल्या का सुनहला बचपन मानो फिर लौट आया। किस कष्ट में है क्या पता, कहीं उसे फंसाने के लिए कोई नया जाल तो नहीं रच रही है? नहीं नहीं, इतनी नीच वे नहीं हो सकती। चाहती तो क्या उसी दिन उसे बांध कर नहीं रख सकती थी? साउथ परेड पहुंचने तक दिन डूब गया था। डॉक्टर मिरांडा की दुकान में वह कई बार स्कूल की लड़कियों को लेकर जा चुकी थी। वहां से दाईं गली को मुड़ते ही उसे एक टूटा खंजर सा बंगला मिल गया। उसी के दरवाजे पर कुत्तों से बचने की हिदायत के लिए लिखा बोर्ड उल्टा लटक रहा था। एक एंग्लो इंडियन बुढ़िया टूटी सी कुर्सी पर बैठी कुछ सी रही थी। अहिल्या ने सांकल खटखटाई। बुढ़िया चुप बैठी रही। अहिल्या ने लटका बोर्ड जोर से खड़खड़ाया। बुढ़िया निश्चल बैठी रही, शायद बहरी थी। खींचकर अहिल्या ने पास ही धरे टीन के कनस्टर पर एक ढेला मारा। जोर से टन की आवाज हुई और उस विचित्र कॉलबेल की टन टन आवाज सुनकर एक मोटी सी औरत बाहर निकली और झल्लाए स्वर में बोली, किसी काम की भी नहीं है बुढ़िया, जा खोल दरवाजा, देख कोई आया है, भीतर ले आ। बुढ़िया का हंडा सा सिर निरंतर कांप रहा था। लकवे के आघात से उसके दोनों हाथ भी सिर के साथ ताल सी देते ठक ठक कांप रहे थे। उसकी कमर में चाबियों का गुच्छा झूल रहा था। उसी में से एक चाबी निकालकर उसने ताला खोल दिया। आओ। उसकी हंसी बड़ी मीठी थी। डरो नहीं, कुत्ते अब कहाँ हैं, जब थे तब का यह बोर्ड है। क्या बातें मार रही है, अंदर ले आ, मोटी स्त्री ने चीख कर कहा। अहिल्या ने निकट आने पर देखा वह मोटी नहीं थी। उसका आकस्मिक मोटापा केवल उसके पेट के इर्द गिर्द लिपटा था। गर्भ भार से दोहरी वह बदसूरत, मोटी और बेहद चिड़चिड़ी थी। किससे मिलना है? 20 नंबर में नई मिसेस डटा आई हैं, उनसे तो नहीं मिलना है? हाँ। अहिल्या उसके शरीर से आती दुर्गंध से सहम कर पीछे हट गई। प्याज, लहसुन और पसीने की मिली जुली दुर्गंध से उसका माथा चकरा गया। इन लोगों में कैसे रह पाती होंगी मल्लिका मौसी? उनके दिल्ली का सजीला फ्लैट क्या हुआ? मम्मी, वह फिर बुढ़िया के कान के पास जाकर चीखी, इसे नई मेम साहब के कमरे में ले जाओ। फिर वह हे भगवान कहकर कभी अपनी कमर और कभी पेट में मुक्के चलाने लगी। अहिल्या घबराकर सीढ़ियां चढ़ गई। बुढ़िया अपना सिर और हाथ हिलाते उसे छोटे छोटे कई गंदे सीलन भरे कमरों में से ले जाकर तिमजली छत पर बने एक छोटे से कमरे की ओर इशारा करके बोली, यहीं रहती हैं, अभी अभी बाजार से लौटी हैं, पर्दा खोलकर देखो।
बुढ़िया ने स्वयं पर्दा खोलकर झांका और फिर उसकी ओर देखकर बोली, नहीं है, अभी अभी तो यहीं बैठी थी। तुम बैठो, मैं छत पर जाकर देखती हूँ, अक्सर वहां टहलती रहती हैं। अहिल्या भीतर नहीं गई। कमरे के बाहर ही बैठने के लिए मुंडेर रुमाल निकालकर साफ कर रही थी कि निशब्द पद ध्वनि करती मल्लिका उसके पास खड़ी हो गई। चौंक कर अहिल्या ने दृष्टि उठाई। बुढ़िया उसे पहुंचाकर अपनी लंगड़ी टांगे खींचती हुई सीढ़ियां उतर रही थी। आओ, अच्छा मत आओ, यहीं बैठो तो ठीक रहेगा। यहाँ तो बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है, और मेरे बिस्तर पर कैसे बैठोगी, कह विभत्स हंसी हंसने लगी। मल्लिका को देख एक क्षण के लिए अहिल्या उस एकांत अंधेरी छत पर बैठी ठक ठक कांपने लगी। सोचा तुम यही हो, क्यों ना मिल लो, जैकी से तुम्हारा पता ले लिया था। अहिल्या ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई कैफियत नहीं मांगी, स्वयं मल्लिका ही बोलने लगी। अजीब भारी हो गई थी उनकी आवाज, जैसे नजले से गला बैठ गया हो। आवाज बदल गई है ना मेरी खुकू। वह फिर अपनी विभत्स हंसी हंसने लगी। फिर कुछ देर चुप होकर वह अहिल्या के किसी प्रश्न की प्रतीक्षा करने लगी, पर अहिल्या एकटक अपने पैर के अंगूठे को देख रही थी। दिल्ली में मुझे देखा था ना, तेरा चेहरा मैं रात भर नहीं भूल पाई थी। मनुष्य विवश होकर पाप ही करता है, स्वेच्छा से नहीं खुकू। उस पाप की सजा भी यथेष्ट रूप से पा चुकी हूँ। देखा चेहरा मेरा? अहिल्या ने सहम कर आंखें उठाई। क्या था चेहरे में? कुछ नहीं, वैसा तो था ही, वही गाल जिनसे वह गाल लगाकर परियों की कहानियां सुनती थी, वही आंखें थी जो उसके बोर्डिंग जाने के दिन वियोग के अश्रुओं से छलछला उठी थी, वही विदेशी सेंट से महकती छाती थी जिसमें माथा छिपाकर उसने एक बार भी अपनी जन्मदायिनी जननी का स्मरण नहीं किया था। कुछ नहीं देख पा रही है ना? हा 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 हा। वह फिर हंसी। अभी कुछ नहीं है, पर देख मेरी पलकें धीरे धीरे झड़ रही हैं। नाक की हड्डी अब क्या वैसी नुकीली रह गई है? दिल्ली में ही इस राज रोग को मैंने पकड़ लिया था। गले में छोटी छोटी फुंसियां हुई। भागती डॉक्टर को दिखाने गई थी। उसने कहा, आश्चर्य है, ऐसी संभ्रांत महिला को ऐसी बीमारी, कहने में भी लज्जा होती है। और मैंने मन ही मन कहा था, संभ्रांत ना तुम्हार माथा, संभ्रांत या तुम्हारा सिर। 10 इंजेक्शन में ही मेरे घिनौने रोग को जड़ से उखाड़ने का आश्वासन भी दिया था उसने। फिर अचानक एक दिन मेरी जांघ में एक लाल चकत्ता निकल आया। उसे दिखाने फिर पहुंची। एक हाथ भी सुन्न हो गया था। डॉक्टर ने पहले दिन कुछ नहीं बताया, दूसरे दिन घर पर ही फोन किया। अब इस रोग का इलाज चिता पर ही होगा खुकू। सुना, कच्ची उम्र में यह रोग और जल्दी पकड़ता है। तुझे देखकर आंखें ठंडी कर ली। तेरे पापा? वह आगे कुछ नहीं कह सकी, दोनों हाथों से मुंह ढांप कर सिसकने लगी। तू चली जा खुकू, इस भयानक रोग के संसर्ग से भाग जा। इसी से मैं यहाँ भाग आई हूँ। 2-4 दिन में पूरी या बनारस चली जाऊंगी। वह अचानक रुलाई के घर में अभिभूत हो मूक बैठी रही। फिर उसने अपने को संभाल लिया। तो सोच रही होगी मैं यहाँ कैसे आ गई। जैकी की ननिहाल है या? वह बूढ़ी उसकी नानी है और वह दूसरी उसकी मामी है। यहाँ सुना कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, कोड की होम्योपैथी की देते हैं, सुनकर चली आई हूँ। जैकी की नानी को भी यही रोग था, उन्हीं की दवा से ठीक हुआ, पर अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आज उनके पास गई थी, कह रहे हैं भीतर ही भीतर रोग बहुत फैल गया। यह देख, कहकर उसने कुछ पीछे हटकर अपने पैर की अंगुलियां चप्पल से निकालकर आगे बढ़ा दी। ईश्वर के न्यायालय में झूठी गवाही नहीं चलती। भोग रही हूँ, इसी से भोग रही हूँ। वह स्वयं बड़बड़ाने लगी। कितना पाप बटोरा है खुखू, आज तुझसे कहकर कितनी शांति मिल रही है। आज खूब गहरी नींद सोऊंगी। अपना नाम बदलकर मिसेस डटा रखा, तभी से पाप की गठरी भारी बनने लगी। तो सोच रही होगी मौसी ने किसी डटा से विवाह कर लिया, यही ना? वह जोर से हंसी। अहिल्या को अंधेरे में उसका चेहरा स्पष्ट सा ही दिख रहा था। किसी से विवाह नहीं किया मैंने। कलकत्ते का मकान बेच दिया था, उसी से नया फ्लैट दिल्ली में बनवाया था। जब बनाया था तब कोई पाप की भावना नहीं थी खुकू। सोचा था काम करने वाली लड़कियों के लिए एक छोटा सा हॉस्टल खोलकर दिन काट लूंगी, पर एक लंबी सांस खींचकर वह फिर कुछ देर चुप रही। भाग्य का लिखा तो पूरा भोगना था। लड़कियां आकर रहने लगी। पहले ही दिन से कुछ माथा ठनका। मुझे उन दिनों नित्य संध्या को कुछ हरारत हो आती थी, इसी से अपने कमरे ही में रहती थी। लड़कियां हंसती बोलती तो मैं अपना द्वार बंद कर लेटी रहती।
नीचे क्या हो रहा है इसका ध्यान कभी नहीं रखा। एक दिन सब लड़कियां घूमने गई थीं। एक जवान फौजी अफसर धड़धड़ाता मेरे कमरे में चला आया। बोला, आज आपका हॉस्टल बंद है क्यों? मुझे अपने एक अत्यंत समृद्ध विदेशी मित्र के लिए इंदु बैनर्जी की आवश्यकता थी। मैं स्तब्ध होकर पहले तो उसे देखती रही, फिर मैंने उसे बिना मेरी अनुमति के कमरे में चले आने के लिए डांट दिया। वह जोर से हंसा। आप लोगों के कमरे में आने के लिए अनुमति की भी आवश्यकता होती है क्या? आप लोगों को तो हमारे कदम चूमकर हमें भीतर बुलाना होता है। वही भ्रष्ट युवक मुझे मेरे पेशे का प्रथम पाठ पढ़ा गया। सोचा क्यों न मैं यही पेशा अपना लूं। मैं प्रौढ़ा थी, किंतु सुंदरी रूपसियों को अपने छलना में संरक्षण में रखकर समृद्ध बन सकती थी। जो लड़कियां अब तक मुझे ठग रही थी, उन्हें यदि मेरे हॉस्टल में रहना होगा तो मुझे कमीशन भी अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए, नहीं तो मैं उन्हें ब्लैकमेल कर दूंगी। लड़कियां सब अच्छे घरों की ही थीं। धीरे धीरे मेरा कारोबार जम गया। मुझे कुछ नहीं करना होता था, बिंदा दिन खाना पीना सब देखता था। 2 आया थी, सब ठीक ही चल रहा था कि इस निगोड़े रोग ने धर पकड़ा। लड़कियों को पता चला तो भड़क गई। जैकी ने मुझे सहसा उबार लिया। फ्लैट बेचकर कुछ रुपया मिला, कुछ बैंक में पड़ा है, दिन कट ही जाएंगे। कल मन नहीं माना, सोचा क्यों ना खुकू को एक बार देख लूं, लगता है ओल्गा के बच्चा हो गया है। वह अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठी। नवजात शिशु के क्रंदन की ध्वनि से टूटा बंगला गूंज उठा। देखो चल के। मल्लिका चलने को उद्यत हुई देख देख अहिल्या भी उठ गई। मैं भी चलूंगी, अब रात बहुत हो गई है। वह जिस मल्लिका मौसी के गले में दोनों बाहें डाले बिना कभी भी छोड़ती नहीं थी, उससे साड़ी बचाती सीढ़ियां उतरती, गेट खोलकर सड़क पर चली आई। मल्लिका आकर गेट पर खड़ी हो गई थी। एक रंग उतरी रेशमी साड़ी के आंचल को वह बड़ी घबराहट से अपनी कलाई पर कभी लपेट रही थी और कभी खोलकर अहिल्या से कुछ कहना चाह रही थी। मैं अब चलती हूँ, यहाँ से बहुत दूर है। अहिल्या ने एक बार भी उसे मौसी कहकर नहीं पुकारा। मल्लिका की आंखें डबडबा उठी। भागकर अपनी खोई हुई थाती को हृदय से लगाने को वह व्याकुल हो उठी। अंधेरे में भी अपने पिता से उसकी आकृति कितनी मिल रही थी। परसों तक मैं काशी चली जाऊंगी। मल्लिका का स्वर कांप रहा था। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे खुकू। दोनों हाथों में मुंह ढांपकर वे बिजली सी तड़प कर मुड़कर जल्दी जल्दी भीतर चली गई। 3-4 दिन तक अहिल्या को मल्लिका की रोग जीर्ण भयावनी आकृति सहमाती रही। उसी ने उसकी माता का सर्वस्व हरण किया था। उसी ने उसके पिता के गृह को विलास का अड्डा बनाया था। आज अपने कलंकित जीवन को अपने कलुषित पेशे से और भी काला कर वह ऐसे भयावने रोग के चंगुल में फंस गई थी। फिर भी अहिल्या उसे भुला नहीं पा रही थी। मल्लिका के साथ उसके बचपन की सुनहरी स्मृतियां बंधी थी। उसकी जिस अंगुली को पकड़ पकड़ कर अहिल्या बाल्यकाल की अली गलियां पार करती यौवन की देहरी पर खड़ी हुई थी, वही अंगुली अब पतझड़ के सूखे पत्ते सी झड़ने को तत्पर थी। कई बार उसका जूठा पान खाने को वह बचपन में मचल उठती थी और बड़े स्नेह से आधा कुतरा पान वह उसे खिला देती थी। आज उस झूठन की स्मृति से उसका अंग अंग सिहर रहा था। यदि अब उसे भी वही रोग हो गया तो कहीं भी खुजली छूटती तो वह टॉर्च जला जलाकर अंगुलियों को देखने लगती। कभी छोटी सी फुंसी उसकी नींद हराम कर देती। बार बार शरीर की कोमल त्वचा को नोच नोच कर वह देखती, कहीं अंग सोने तो नहीं पड़ रहा है। कभी आईना लेकर देर तक अपना चेहरा देखती रहती। मल्लिका के महारोग के भय ने उसे बुरी तरह सहमा दिया था। इधर कर्नल की चिट्ठियों पर चिट्ठियां आने लगी थी। यदि वह स्वयं नहीं आई तो अपने काम का हर्जा कर उसे लिवाने आना पड़ेगा। चीन के हमले से उसका बाजार मंदा पड़ गया था। सिंगापुर का भी उसका कारोबार घाटे का धक्का पाकर बुरी तरह धीमा पड़ रहा था। सर्वेश्वर ने विवाह जेठ में रखने के लिए लिखा था, पर फिर भी कुछ तैयारियां तो करनी ही होंगी। वह पत्र पाते ही अवलंब चली आए। अहिल्या असमंजस में पड़ गई। अपने विवाह का प्रसंग स्वयं उठाने में उसे संकोच हो रहा था। फिर कलकत्ता जाने में अब उसे कोई उत्साह नहीं रह गया था। घर के नौकर चाकर उसके आने से बहुत प्रसन्न नहीं होते थे। गृह में कर्नल की उपस्थित नहीं के समान थी। घर लौटने पर वह कभी बेहद चिड़चिड़ा बन जाता था। दौलत
अमिता सब अपने घर संसार में ही डूबी रहती थी। नौकरी में कम से कम उसके ऊबने का प्रश्न तो नहीं उठता था। कभी वह लड़कियों को पढ़ाती, कभी उन्हें लेकर घुमाने चली जाती और कभी अपने कमरे में उनकी कॉपियां जांचती रहती। सर्वेश्वर का एक और पत्र भी आ गया था। पिछले पत्र से दूसरा पत्र कुछ अधिक सरस बनाने की चेष्टा की गई थी, पर भाषा में भी पत्र लेखक का ओछा स्वभाव पानी में तेल सा तैर उठा था। आशा है मेरी भेजी अंगूठी तुम्हें पसंद आई होगी। पन्ना, जैसा कि तुम्हें पता होगा, अपने मूल्य और रंग के लिए प्रसिद्ध है। तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि इस छोटे से पत्थर के टुकड़े के लिए मुझे 700 का मूल्य चुकाना पड़ा, किंतु ईश्वर कृपा से मुझे इन पत्थरों का यथेष्ट ज्ञान है और गुणी से गुणी जौहरी को भी मैं मात दे सकता हूँ। मैंने इसे परख कर ही खरीदा है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार तुम्हारी सुंदर अंगुली पर चढ़ते ही यह तुम्हारे भाग्य के घोड़े की भागदौड़ संभाल लेगा। तुम्हारा अनिष्ट स्वयं ही कट जाएगा। उसका अनिष्ट एक ही बात से दूर हो सकता था, यदि अंगूठी भेजने वाला स्वयं ही उसके मार्ग से हट जाए। क्यों ना उस अंगूठी को एक बार पहनकर ही देख ले। मल्लिका मौसी का नीलम खो गया था और कितनी सारी विपत्तियां उन पर एक साथ आ पड़ी थी। जिस दिन अंगूठी खोई उसी दिन गुसलखाने में फिसलकर उनके पांव की हड्डी टूट गई थी। पापा को रक्तचाप का भयानक दौरा पड़ गया था। उनके हाथ की घड़ी को चुराकर उनका नेपाली नौकर कहीं भाग गया था। क्या पता वही खोया नीलम अपने साथ उनके सुख को भी सदा के लिए हर ले गया हो। रात को एकांत में बक्स खोलकर अहिल्या ने पार्सल निकाला। बड़े यत्न से की गई पैकिंग के ताने बाने खोलकर उसने मखमली डिबिया निकालकर खोली। चौकोर पन्ना की दर्शनीय अंगूठी के साथ उसके मूल्य का टिकट भी जानबूझकर ही रहने दिया गया था। भेजने वाले का ओछापन रह रहकर अहिल्या को डंक मार रहा था, पर फिर भी आभूषण के प्रति उसका स्त्री सुलभ प्रेम उस ढंग के आघात को भूलकर रह रहकर जागृत होता जा रहा था। उसने अंगूठी अपनी अंगुली में पहन ली और पैकिंग के कागज को बटोरकर कूड़े की टोकरी में डालकर लेट गई। लेटे ही लेटे वह सोच रही थी कि कल लड़कियां उसकी नई अंगूठी देखते ही प्रश्नों की झड़ी लगा देंगी। ऐसी बातों में उनके नन्हे दिमाग बड़े तेज थे। अचानक उसकी अंगुली में नई अंगूठी का आविर्भाव उसने कभी चुप नहीं रहने देगा। हुआ भी ऐसा ही, लड़कियों ने उसे घेर लिया। मिस, आपकी एंगेजमेंट रिंग है ना? वाह वाह, हमें मत बनाइए, आज तक आपने कभी अंगूठी नहीं पहनी, हमें सब पता है। अहिल्या उनकी बातों का हंस हंस कर खंडन करती रही, किंतु उसी दिन कर्नल उसे लेने आ गया। जिद्दी लड़की को खींच कर ले जाने के लिए उसे स्वयं आना पड़ा। अहिल्या चाहती तो पिता के शासन और आदेश की अवहेलना कर वहीं रुक सकती थी, किंतु मरा हाथी अभी भी 1.25 लाख का ही था। कर्नल की कठोर मुद्रा और लाल लाल आंखें देखकर उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। तुम अपने पिता को कुछ दिन और जिलाना चाहती हो तो उन्हें कभी क्रोध में न आने देना। क्रोध ही कभी उनका यमराज बनेगा। डॉक्टर ने उससे कहा था। मेरी पुत्री का विवाह निश्चित हो गया है। मदर के ऑफिस से कर्नल का कंठ स्वर गैलरी तक गूंज गया। अब उसे मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। हमें बड़ी खुशी है कि पांडे मदर ने उसे दूसरे ही दिन जाने की अनुमति दे दी। आज की कथा यहीं तक। अब अंतिम भाग में जानेंगे कि अहिल्या कलकत्ते पहुंची और उसका विवाह सर्वेश्वर से हुआ या नहीं हुआ। राजू की तो मृत्यु हो ही चुकी है। अब अहिल्या सर्वेश्वर के साथ विवाह करके कैसे खुश रह सकेगी, यही सब जानेंगे अगले अंक में। लेकिन अगर आपको ये कथाएं अच्छी लग रही हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। मेरा एक दूसरा चैनल मूवीज़ की सनीमाबाजी भी है और एक चैनल है सरोजेंद्र सनातनी। उस पर मैं पूजा पाठ और सनातन धर्म से संबंधित विषय डालती हूँ और मूवीज़ की सनीमाबाजी में फिल्मों से जुड़े कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक डालती हूँ। तो कृपया उन दोनों चैनल्स को भी देखें और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।